Good morning, hello, and welcome to the Lanchan Institute for YouTube चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की एसएसटी। क्लास 10 पे एसएसटी की बात करेंगे तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, ज्योग्राफी की, भूगोल की बात करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में जो आपके एग्जाम्स होंगे क्लास 10 के एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, चाहे आपका भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या हिस्ट्री हो, या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोविजन स्टार्ट किया है कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के बाद फिर हिस्ट्री पर चलेंगे। तो उसका पहला चैप्टर है एग्रीकल्चर। फोकस ऑन एग्रीकल्चर की कृषि जो है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। इसमें चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसके चैप्टर्स के रिगार्डिंग या इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट इसमें रिगार्डिंग है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमको पढ़ने हैं कृषि के प्रकार। पहला पॉइंट पढ़ना है हमें कृषि के प्रकार। दूसरा है मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की विधियां। और तीसरा टॉपिक पढ़ना है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे चीज देखना है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बहुत डिफरेंट है, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर बहुत चीज अलग है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पॉइंट चीज है कृषि। अगर हम कृषि को बिल्कुल भी सिंबॉलिक चिन्हित करें तो हम एक चीज पाते हैं, सिंपल सी बात है, कृषि के प्रकार, कृषि के करने की विधियां। कृषि यानी कि फसल को उगाने के कुछ मेथड्स होते हैं इंडिया में, सीजन बेस्ड मेथड्स होते हैं, और होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पे, इसको जरा समझते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि के प्रकार, भारत में कम से कम 8 से 10 टाइप की कृषि के प्रकारों को फॉलो किया जाता है, जो भारतीय कृषक फॉलो करते हैं और जो हमें पढ़ना भी है। अब हम कृषि के प्रकार पे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने हेडिंग लिखी हुई है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रकार। तो यहाँ देखना आपको 8 प्रकार हैं। पहली सोपान कृषि है, दूसरी सघन कृषि है, तीसरी शुष्क भूमि खेती कृषि, चौथा रोपण खेती, पांचवा स्थानांतरण खेती, अगला जीविका, उसके अगला मिश्रित, और लास्ट में है जूम की खेती यानी कि जूम एग्रीकल्चर। ये 9 फार्मिंग है, ते 8 फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के 8 प्रकार। इस पर अभी हम चलेंगे, आठों प्रकार को समझाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये 8 प्रकार से बनने के चांसेस हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस लगभग आने वाले एग्जाम में जो नवंबर में होने वाला है उसमें बनने को बिल्कुल चांसेस हैं। फिर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में चलेंगे तो ये मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, फसल उगाने की विधियां और फसल के प्रकार, दोनों में अंतर है। स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस समझना। फसल के प्रकार हमने यहाँ देखे, फसल की विधियां सिर्फ 3 हैं। भारत में फसल की 3 विधियां हैं। एक को बोलते हैं रबी, दूसरे को बोलते हैं खरीफ, और तीसरी को ज़ैद बोलते हैं। ये 3 विधियां हैं फसल को उगाने की। रबी की बात करते हैं तो ये जो फसल है विंटर सीजन में अत्यधिक उगाई जाती है। विंटर सीजन की बात कर रहे हैं हम, विंटर सीजन। खरीफ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे रेनी सीजन की, और ज़ैद की बात करेंगे तो लिटिल समर सीजन। ये तीनों टॉपिक हो गए। रबी यानी कि विंटर सीजन में उगाने वाली फसल, खरीफ रैनी सीजन में, और ज़ैद आपका जो इन दोनों से जो महीने बच जाते हैं उनमें ज़ैद क्रॉप्स उगाई जाती है। ये फसल को उगाने की विधियां भारत में, और इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है फसल को उगाने का भारत में। रबी की बात करते हैं तो विंटर सीजन में सबसे ज्यादा व्हीट उगाया जाता है, गेहूं, ज्वार और बाजरा। ये ऐसी मुख्य फसलें हैं जो आपके विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा होती हैं। और वीट के मसले में
देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। ऐसी बात नहीं है कि पंजाब में नहीं होता या हरियाणा में नहीं होता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा, ये पूरे भारत के मेन स्टेट में गेहूं उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। रबी फसल विंटर सीजन में होती है और सबसे ज़्यादा होती है वीट यहाँ की मुख्य फसल है। वीट सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। अब खरीफ सीजन की बात करते हैं तो खरीफ सीजन में खरीफ जो दूसरी फसल उगाने की विधि है, ये रैनी सीजन में होती है, वर्षा ऋतु में, और इसकी मुख्य फसल है चावल, जिसे बोलते हैं हम राइस। रैनी सीजन में और भी फसलें उगाई जाती हैं चावल के अलावा भी। वर्षा ऋतु में उसने वाली फतें चना, सफेद चना, जिसमें ऑलरेडी पानी जरूरत होती है। तो राइस को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता इसलिए होती है, इसलिए चावल पूरे वर्ष भारत में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा रैनी सीजन में होता है। अब बात करते हैं कि जो ये राइस है, हमने वीट को देखा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार इसकी होती है। राइस को देखेंगे तो हम देखेंगे उड़ीसा, सबसे ज्यादा राइस होता है उड़ीसा, और उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी जिला। उड़ीसा में एक जिला है कालाहांडी जिला। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा में होता है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ और डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी जिला। अब हमने देखा कि खरीफ सीजन में सबसे मुख्य फसल है चावल। चावल का अत्यधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में। यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं और यहाँ को ऑब्जर्वेंस करना है। चावल की बात करेंगे दो बेस पर। चावल विश्व में सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है, चाइना, और भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, यहाँ लिखा पड़ा है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में होता है, लेकिन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया है कि सबसे ज्यादा राइस यहाँ होता है। अब हम ज़ैद की बात करेंगे। देखो, रबी और खरीफ कई सारे मंथ्स ले गए, 12 मंथ्स को इंक्लूड करें तो रबी और खरीफ कम से कम 4-4 महीने ले जाते हैं। कोई 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बच्चे जो महीने होते हैं वो ज़ैद क्रॉप्स में आते हैं। इसमें मिड समर सीजन होता है, मई और जून का माहौल। मई और जून इसमें सिंबॉलिक होता है ज़ैद क्रॉप्स में। तो देखेंगे कि समर सीजन में जो ज़ैद क्रॉप्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा और दो चीज़ों का उत्पादन होता है। एक तो वेजिटेबल्स, यहाँ देखना वेजिटेबल्स की बात हो रही है। वेजिटेबल्स ज़ैद क्रॉप्स में होता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, वेजिटेबल्स का नाम भी हम बताएंगे कौन से वेजिटेबल्स है जो ज़ैद क्रॉप में सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। और उसके बाद फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो ज़ैद क्रॉप्स में ही उगाए जाते हैं और सीजन बड़ा सीमित है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सीजन है रबी का, रबी इज लॉन्ग। उसके बाद खरीफ सीजन कई सारे महीने ले जाता है, रैनी सीजन है, ज़ैद सीजन है, मिड समर सीजन गर्मियों के मौसम में आता है, मई और जून, सिर्फ 2 महीने होते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जाते हैं, इसके अन्यथा और फसलें नहीं उगाई जाती हैं। ध्यान रखना, भारत में मुख्य फसलें 2 ही मेथड में उगाई जाती हैं, रबी फसल में और खरीफ फसल। मुख्य फसलें इन्हीं कैटेगरीज में आ गई। चना हो, गेहूं हो, चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मैडी हो, पल्सेस हो, ऑल ऑफ दैट, दालें भी हो। ज़ैद क्रॉप्स में सिर्फ मई जून तो 2 फसलें। वेजिटेबल्स में फसल उगाई जाती है आपकी खीरा यानी कुकम्बर, उसके बाद ककड़ी और भी कई सारी चीजें जो ज़ैद क्रॉप्स में। फ्रूट्स में उगाया जाता है आपका जिसको बोलते हैं मेलन्स और वाटरमेलन्स, तरबूज और खरबूज। तो आप देखेंगे ज़ैद क्रॉप्स में या तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स ही उगाए जाते हैं, वो भी एक ही खेत में अलग अलग क्राइटेरिया में उगा देते हैं। जैसे मान लो कि आपके जमीन है बहुत बड़ी, तो आपने क्या किया कि आपका ज़ैद का समय आया, अब ज़ैद सीजन आया तो आपने एक क्यारी में आपने फ्रूट्स लगाए और एक क्यारी में आपने वेजिटेबल्स लगा दिए। ये आप एक जमीन के टुकड़े पर कई फसलें उगा सकते हैं। जब हम फसल के प्रकार पे आएंगे तो हम देखेंगे इस सघन कृषि में कि आप एक ही भूमि के टुकड़े पे
कई प्रकार की फसलें भी उगा सकते हैं। सघन कृषि में ये आती हैं। क्योंकि हम मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करना है। अब ज़ैद क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये तो आपके यहीं होते हैं इंडिया में, तो हमने यहाँ देखा हम मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर पे पहले हमने फोकस किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू बने हैं, ये याद रखना। और आपके नवंबर के एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू बनने वाले पे हैं कि रबी चावल ज्वार बाजरा किस सीजन में होते हैं, तो आप बताएंगे विंटर सीजन में। अगर आपसे पूछे कि रबी की सबसे मुख्य फसल क्या है, तो आप बताएंगे गेहूं, और गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इसी तरह खरीफ की मुख्य फसल है चावल सबसे ज्यादा उड़ीसा के कालाहांडी जिला में होता है। उसके बाद ज़्यादा क्रॉप्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाया जाता है। ये देखिए चुटकियों में हो गया मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। डीप जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे डीप भी लिखते हैं तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि रबी में कई सारी फसलें होती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, चावल हो, गेहूं, ज्वार हो, बाजरा हो, पैडी हो या पल्सेस हो, ये भारत में पूरे वर्ष उगाए जाते हैं। लेकिन हमारा मुख्य बिंदु ये है कि गेहूं जो रबी फसल है वो किस सीजन में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ये याद रखना। तो किस सीजन में? विंटर सीजन में। चावल किस सीजन में सबसे ज्यादा उगता है? तो रैनी सीजन में, क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जिसे घुटनों तक पानी या उससे ऊपर भी पानी की जरूरत होती है। आप किसी फार्मर से मिलना और चावल के अकॉर्डिंग कृषि के बारे में पूछना कि आप किसी चावल की जो खेती किस प्रकार करते हैं, कितने पानी की जरूरत होती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ये मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में। यहाँ फोकस करना, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आपका ये रहा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में देखेंगे कृषि के प्रकार। देखो, फसल उगाने की विधियां हमने देख ली, दे आर 3, रबी, खरीफ और ज़ैद, क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में चलते हैं, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, यानी भारत में कृषि को उगाने के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जैसे पहली कृषि आपको यहाँ नजर आ रही होगी, सोपान कृषि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेरिस कल्टीवेशन या टेरिस फार्मिंग। अच्छा, ये सोपान कृषि का मतलब पहले समझ लेते हैं। सोपान हो गया स्टेजेस, एक स्टेज दूसरी स्टेज, जैसे हमने सीढ़ी जैसे सुनते हैं, 1 2 3 4 बढ़ती चली जाती है। तो सोपान कृषि एक निचले स्तर में, फिर उससे ऊपरी स्तर में, फिर उससे ऊपरी स्तर में, या फिर यूं घुमावदार भी होती है, या फिर ऐसे लंबे अलग भी होती है। ये कृषि किसी भी प्रकार में होती है, इसको टेरिस कल्चर बोलते हैं। सोपान कृषि सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, याद रखिएगा। माउंटेन्स एरिया में। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो ये सोपान कृषि है, जिसको हम टेरिस कल्टीवेशन बोल रहे हैं या टेरिस फार्मिंग बोल रहे हैं, अगर आपके प्रश्न में बने कि सोपान कृषि भारत के किस क्षेत्र में होती है, तटीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेन्स एरिया में, रीजन्स एरिया में या उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, तो बिल्कुल क्लियर होगा माउंटेन्स एरिया में होती है। और माउंटेन्स एरिया में आपके सबको नाम मालूम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, और पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम। टेरिस कल्टीवेशन वहीं होगा जहां पर माउंटेन्स एरिया होंगे, याद रखना। आप टेरिस कल्टीवेशन उत्तरी मैदान के इलाकों में नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सपाट भूमि है। और टेरिस कल्टीवेशन का मतलब ही है सोपान कृषि का 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़ना। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे कि टेरिस कल्चर किस स्टेट में है, तो आपको माउंटेन्स एरिया नजर आएंगे, क्योंकि ये माउंटेन्स एरिया में होता है। अब दूसरी कृषि पे चलते हैं, जिसका नाम है सघन कृषि। जरा इस कृषि को थोड़ा समझ लो, इसको इंग्लिश में इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ सकना सघन कृषि को, पहली विशेषता सघन कृषि की है कि बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, यानी बहुत बड़े स्तर पे की जाती है सघन कृषि। सघन यानी कि घना, बहुत बड़ा क्षेत्र। सघन यानी कि घना, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र। सघन यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है,
पहली। दूसरी, इस खेती में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं, अत्यधिक बीज होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बड़े स्तर पे होगी तो बहुत सारी चीज़ें यूज होगी सघन कृषि में। सघन कृषि की एक और खास विशेषता ये है कि एक ही जमीन के टुकड़े पर सघन कृषि में कई सारी फसलें बोई जाती हैं और कई सारी फसलें की जा सकती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में आए कि बड़े पैमाने पर होने वाली भारत में कौन सी कृषि का प्रकार है जो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बड़े एरियाज में की जाती है या जिनका बड़ा भूमि होता है, तो सिंपल सी बात है सघन कृषि। और सघन कृषि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सघन कृषि के इलाके हमारे नजरों के सामने हैं। उत्तर प्रदेश, गेहूं बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, चावल, उड़ीसा बहुत बड़े एरिया में चावल उगाया जाता है। तो चावल हो, गेहूं हो, ज्वार हो, पैडी हो, पल्सेस हो, ये ऐसी फसलें हैं जो सघन कृषि कहलाती हैं और ये क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। दो चीजें हैं, ये जितनी फसलें हैं इनका दो चीजें हैं। वन, नंबर वन, भारतीय मार्केट में सेलिंग होती है, किसान खुद भी यूज करता है। तीसरा, इन फसलों का एक्सपोर्ट भी होता है, भारत में भी है, बाहर भी जाके इनका निर्यात भी होता है। तो सिंपल सी बात है, सघन कृषि आए, बड़े पैमाने पर होने वाली कृषि। एक ही खेत में आपके पास, मान लो कि मेरे पास 100 बीघे का खेत है, तो एक ही खेत में मैं कई सारी फसलों को सघन कृषि के द्वारा उगा सकता हूँ। अगली कृषि चलते हैं शुष्क भूमि खेती। यहाँ शुष्क मतलब आप समझ गए होंगे, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग वही होगा जहां पर पानी नहीं होगा, लेस देन वाटर, यानी बात करें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र, जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वो शुष्क भूमि कहलाती है। तो ये शुष्क भूमि फार्मिंग अगर आपकी होती है तो उस स्टेट का नाम है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहां पर पानी सबसे कम बरसता है, 15 सेंटीमीटर से भी कम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप अकॉर्डिंग समझिए। चावल लीजिए, राइस एक सघन कृषि में आता है जिसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्या आप चावल की फसल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका टॉपिक यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या आप चावल को ड्राई फार्मिंग में उगा सकते हैं? इफ पॉसिबल, ड्राई फार्मिंग में उगा सकते हैं, पॉसिबल है, बट इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है? क्योंकि चावल को पानी चाहिए, अब पानी यहाँ पर ना तो ऊपर से बरसता है, 50 सेंटीमीटर काली वर्षा होती है हर साल, और ना ही नीचे से आ सकता है क्योंकि पूरा डेजर्ट एरिया है। तो चावल को शुष्क भूमि फार्मिंग में आप नहीं उगा सकते। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें उगती हैं? कैक्टस के पौधे हैं, या आपकी नागफनी के प्लांट्स हैं, या कुछ और आपके कुछ वॉलनट्स हैं खाने वाले, वो यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। या फिर राजस्थान में उसकी कुछ मीठे बेर की खेती होती है। मतलब कुल मिला के कांटे के जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल ऑफ द प्लांट्स, वो शुष्क भूमि खेती में उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी नहीं बरसता। और ये शुष्क भूमि खेती का क्वेश्चन भी आए कि शुष्क भूमि खेती भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है या कहाँ पर बिलोंग है, तो उसका नाम है राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर, और जयपुर इज अ पिंक सिटी। अब चलते हैं रोपड़ खेती पे, प्लांटेशन फार्मिंग। इसको जरा देखना, रोपड़ खेती देखो, ध्यान से देखना है। इस प्लांटेशन फार्मिंग को हम बागवानी कृषि भी बोल सकते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग को हम बागवानी कृषि भी बोल सकते हैं। देखो, प्लांटेशन फार्मिंग भी बहुत बड़े स्तर पे होती है। एक प्लांट ले लिया जाता है बहुत बड़े क्षेत्र में, वहां पे आप वेजिटेबल्स उगा सकते हो, फ्रूट्स हैं या आपके वेजिटेबल्स हैं या फिर और भी जो फसलें हैं। तो प्लांटेशन खेती जो है
वो भारत के हर क्षेत्र में होती है। यहाँ कोई रुझान नहीं है कि असम में होगी तो मेघालय में नहीं होगी, मेघालय में होगी तो उत्तर प्रदेश में होगी। प्लांटेशन खेती भारत के हर क्षेत्र में कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है तो आप उसमें अपना प्लांटेशन फार्मिंग कर सकते हैं, जिसको हम बागवानी कृषि बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बागवानी है थोड़ा अलग है। उसके बाद चलते हैं स्थानांतरित खेती में, शिफ्टिंग फार्मिंग। ध्यान से देखना, शिफ्टिंग फार्मिंग जो होती है ना, ये जो शिफ्टिंग फार्मिंग है ये और ये जूम की खेती है, ये दोनों एक ही चीज है। शिफ्टिंग फार्मिंग और जूम की खेती दोनों ही एक ही चीजें हैं। ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स कि स्थानांतरित खेती का मतलब ये है कि कृषि को एक भूमि पर एक वर्ष में उगाकर उस स्थान को छोड़कर अगली फसल दूसरी भूमि पर उगाना। यानी मान लो कि इस एरिया में मुझे एक प्लांटेशन मिला, मैंने इस फसल को उगाया, अगली साल मैं इस पे नहीं उगाऊंगा, अगली साल मुझे अगर अलग भूमि ढूंढनी पड़ेगी, शिफ्ट हो जाऊंगा। तो शिफ्टिंग फार्मिंग, भाई यहाँ एक साल में उगाया हमने फसल, अगली साल यहाँ छोड़ दिया, अगली साल हमने कहीं और उगा लिया, तो शिफ्टिंग फार्मिंग होगी यहाँ से। फिर उसके अगली साल और उगाया तो अगली साल और किसी और एरिया में जाके उगा लिया, फिर दोबारा से हम यहीं पर आ गए। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग उन्हीं एरियाज में होती है जहाँ सबसे ज्यादा, देखो दो चीजें देखना इसमें है स्थानांतरित में, जहाँ सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि नहीं होती, नंबर 1 स्थानांतरित खेती वहां होती है जहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। दूसरा, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, कम से कम 1100 मीटर एवरी डे। आप समझ रहे हो ना? तो कौन सी एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? आप चूज कर लो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। जहाँ वर्षा होती है वहीं पर स्थानांतरित खेती होगी और जूम की खेती दोनों होंगी, क्योंकि जूम की खेती भी शिफ्टिंग फार्मिंग है। आज ये वाला भाग उगाया, काटा, जलाया, मिट्टी के साथ मिलाया, उगा लिया, फसल उग गई, अगले साल उसको हमने फसल उस पे नहीं उगाएंगे, किसी और खेत पे चले गए, उसके साथ अगले खेत पे चले गए। तो जूम की कृषि में शिफ्टिंग फार्मिंग है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो स्थानांतरित खेती होती कहाँ है? मेघालय, ओके, आसाम। मेघालय में सबसे ज्यादा स्थानांतरित खेती की जाती है, क्योंकि मेघालय में एक जगह का नाम है मौसिनराम। ये देखना, ये मौसिनराम एक जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा ठंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सबसे ज्यादा गर्मी केरला, जहाँ पानी नहीं बरसता है वो है राजस्थान, और जहाँ पर सबसे ज्यादा पानी बरसता है वो है पूर्व के राज्य यानी मेघालय, मिजोरम, आसाम। तो की खेती वही होती है। शिफ्टिंग फार्मिंग तो भाई हमने तो कभी सुना नहीं, शिफ्टिंग फार्मिंग यूपी में होती है, क्योंकि एक ही खेत में पूरे 10-10 साल, 12-12 साल फसल उगाई जाती है। शिफ्टिंग फार्मिंग वही होती है जहाँ पर पानी सबसे ज्यादा बरसता है। अब चलते हैं जूम की कृषि पे। ये कृषि देखना, जूम की खेती सबसे ज्यादा मिजोरम में होती है। क्राइटेरिया करना, क्योंकि कैपिटल्स भी पूछ सकता है, पूछेगा कि जूम की खेती सबसे ज्यादा मिजोरम में होती है। मिजोरम की राजधानी का नाम बताओ। कैपिटल्स भी याद कर लेना, मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में ये दोनों खेती, शिफ्टिंग फार्मिंग और जूम की कृषि, भारत के पूर्वी राज्यों में होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, और हो भी नहीं सकती क्योंकि वही होगी। उसके बाद जूम की खेती में क्या होता है? जूम की खेती में एक्चुअल में होता क्या, पहले ये समझ लो आप। एक जमीन को डिसाइड किया जाता है, मान लो इस जमीन को डिसाइड किया और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों को काटा गया और इसी जमीन में रखकर जलाया गया। पहला पॉइंट, पहले काटना पेड़ पौधों को, दूसरा जलाना, तीसरा जो राख बच चुकी है उसको मिट्टी के साथ मिलाना और फसल को उगाना और फसल तैयार करना। जब यहाँ पे एक साल में फसल तैयार हो जाती है तो अगले साल
दूसरे खेत पे हम यही फसल उगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग भी। क्योंकि हमने 2020 में अपनी फसल यहाँ उगाई थी और 2021 में अपनी फसल यहाँ उगाई है, फिर 2022 में अपनी फसल हम फिर यहाँ उगाएंगे। इसे कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग भी, और इसे शिफ्टिंग फार्मिंग के साथ साथ जूम की कृषि भी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा मिजोरम में होती है। क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शिफ्टिंग फार्मिंग भारत के किस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है? पूर्वी क्षेत्रों में, मेघालय। जूम की खेती से कहाँ होती है? मिजोरम में, आइजोल, राजधानी इसकी आइजोल। मिश्रित खेती, अभी दो खेती बची है, जीविका खेती और मिश्रित खेती। जरा यहाँ देखना बड़े ध्यान से, जीविका यानी सब्सटेंसिव फार्मिंग। जीविका खेती इस प्रकार की खेती होती है जो एक किसान सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए पैदा करता है। यानी मैं एक फार्मर हूं और मुझे सिर्फ अपने ही उपभोग के लिए कृषि उगानी है, तो थोड़ा सा हिस्सा मैं मार्केट में दे दूंगा, बाकी मेरे अपने पास रहेगा। जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि जो बहुत छोटे स्तर पे होती है, बहुत छोटे स्तर पे हम कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास 50 गज का एक प्लॉट है तो वहां भी हम आराम से इंटेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं। सब्सटेंसिव फार्मिंग तो जीविका खेती सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। मिश्रित खेती की बात करेंगे तो ये थोड़ा अलग है। मिक्स कल्चर, मिक्स फार्मिंग इज द बेस्ट फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग से तो आप समझ गए होंगे क्या करना है कि एक ही फसल पे अलग अलग प्रकार की फसलें उगा देनी है। यानी एक आपका बड़ा सा खेत है, उस पर आपने वेजिटेबल्स भी उगा दिया और आपने उसमें फ्रूट्स भी उगा दिए, तो उसे कहते हैं हम मिश्रित कल्चर। लेकिन हम कृषि के प्रकारों पर अगर देखें माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इन एग्जाम। अगर आपसे पूछा गया कृषि के प्रकारों के बारे में बताइए, तो जरूरी नहीं है कि आप ये 8 ही बताएं, आप इनमें से कुछ 4 प्रकार ले लें जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आपका टेरेस कल्चर, उसके बाद एक इंटेंसिव फार्मिंग जो बड़े पैमाने पर होती है, एक होगा आपका रोपड़ खेती जिसे हम बागवानी कृषि भी कहते हैं, एक आपका होगा जीविका शिफ्टिंग फार्मिंग, एक आपका जूम की कृषि। अगर क्वेश्चन चाहे शॉर्ट में बने विद इन एमसीक्यू या बने क्वेश्चन बड़े स्तर पे, आप ये कृषि के प्रकार छोड़कर नहीं आ सकते। तो आप ये देखेंगे कि इंटेंसिव फार्मिंग ही फार्मिंग है। देखो हमने 2 चीजें पढ़ाई है स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, नीचे जाके कमेंट में पूछ सकते हैं। मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाए हमने, फसल को उगाने की विधि इंडिया में 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और ज़ैद। अलग अलग मौसम है और अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगती हैं और अलग अलग फसलें अलग अलग एरियाज में होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हमने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर देखे। देखो इंडिया में ना अलग अलग क्रेड एरियाज है, उत्तरी मैदानी इलाके हैं। ऑब्जर्व करना माय डियर स्टूडेंट्स, उत्तरी मैदानी इलाके हैं जहाँ पर भारत की मुख्य फसलें होती हैं, चावल, गेहूं, पैडी, ज्वार, बाजरा। पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर 2 प्रकार की खेती होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में टेरेस कल्चर होता है और आपकी शिफ्टिंग फार्मिंग होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे शिफ्टिंग फार्मिंग होती है, जूम की कृषि होती है। कुछ भारत में ऐसे एरिया है जो डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, यानी इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार कृषि के प्रकार भी हैं। जरा ध्यान से देख लो, क्योंकि जरूरी नहीं है इंडिया में अलग अलग, सबसे अधिक गर्मी, सबसे अधिक ठंड, सबसे अधिक पानी वर्षा वाले क्षेत्र। सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या तो शिफ्टिंग फार्मिंग होती है या जूम की कृषि होती है। और जो आपके माउंटेन्स एरिया होते हैं, या तो उसमें टेरेस फार्मिंग होती है या उसमें होती है आपकी ये प्लांटेशन फार्मिंग। 2 फार्मिंग होती है। आप एक बार सर्च करके देखना कि टेरेस फार्मिंग भारत के किन क्षेत्रों में होती है, तो आपको नजर आएगा टेरेस फार्मिंग इज डूइंग टू अबाउट द माउंटेन्स एरिया। और माउंटेन्स एरिया आप जानते हैं भारत के पूर्वी राज्य हैं, जितने पूर्वी राज्य हैं। और देखना आपने टेरेस फार्मिंग की पिक्चर निकाल के देखना,
गूगल पे जाके, तो आपको पता चलेगा कि बहुत डायनामिक तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। आप सोच भी नहीं सकते, एक तरफ खाइए तो एक तरफ वहाँ पे यूं थोड़ी सी इलाके में, एक तरफ इस तरफ खाइए तो इस तरफ खाइए, उतने से इलाके में ही टेरेस फार्मिंग कर लेते हैं। कमाल के, भारत का किसान कमाल का है, कोई सा भी एरिया दे दो, ड्राई एरिया दे दो, वहाँ ड्राई फार्मिंग कर लेगा। इंडिया का किसान उत्तरी मैदान के इलाके दे दो तो वहाँ गेहूं चावल उगा लेगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तो वहाँ शिफ्टिंग फार्मिंग कर लेगा। जहाँ पर भूमि की उपजाऊ कम है वहाँ झूम की कृषि कर लेगा। तो आई सैल्यूट ऑफ फार्मर कि फार्मर कहीं भी कुछ भी उगा सकता है, बंजर भूमि को भी वो एक उपयुक्त भूमि बनाकर फसल उगा सकता है। दो चीजें हो गई, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे, कि क्रॉप्स जो भी हैं हमारे पास, तो हम बात करेंगे कि जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की, या किस प्रकार की फसलें हैं। तो फसलों के प्रकार जरा हम करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद इस चैप्टर में मुझे तो नहीं लगता कोई और पॉइंट हो। अगर कोई और पॉइंट भी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड, 10th की ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां बेधड़क क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आएगा। अब हम चलते हैं कुछ फसलों पर, कुछ फसलें देखते हैं कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो यहाँ देखते हैं कुछ प्रकार होती है खाद्य फसलें। कुछ खाने वाली फसलें होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में चलते हैं। अब खाने वाली फसलों तो अभी हमने बात की है, चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद आपका धान, उसका नाम क्या है आपका मक्का, ज्वार, आपका बाजरा, चना, जितने प्रकार की खाद्य की फसलें हैं, खाने वाली फसलें जो हो, सफेद चना, काला चना या चने या आपकी पल्सेस दालें, ये आपकी खाद्य फसलों की कैटेगरी में आ गई। अब खाद्य फसलों की कैटेगरी में आ गई तो अब बात करते हैं पेय फसलों की, कि भारत में कुछ पेय फसलें भी होती हैं और अलग अलग एरियाज भी होते हैं। जैसे मैंने चावल की बात की थी तो मैंने बात की थी उड़ीसा की। उड़ीसा इज द फेमस ऑफ द प्रोड्यूसिंग फॉर द राइस। गेहूं की बात की थी तो मैंने बात की थी उत्तर प्रदेश की। मक्का और ज्वार की बात की थी तो मैंने बात की थी पंजाब की। और चना भी सबसे ज्यादा पंजाब और उत्तर प्रदेश में होता है। पेय फसलों की बात करेंगे तो 3 प्रकार की फसलें हैं पेय। पहली है चाय, जिसमें फेमस है आसाम, सबसे ज्यादा चाय आसाम में प्रोड्यूस होती है। दूसरी पेय फसल है कॉफी, जो सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बने माय डियर स्टूडेंट, फॉलो करना जरा। चाय सबसे ज्यादा असम में, कॉफी से ज्यादा कर्नाटका में, और उसके बाद तीसरी पेय फसल है कहवा, जिसको कसावा भी बोल सकते हैं। कहवा आप देख लेना, JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में होती है। ये हो गई आपकी खाने वाली फसलें, ये हो गई पेय फसलें। पेय 3 फसलें, चाय फेमस ऑफ असम, कॉफी से फेमस ऑफ कर्नाटका, कहवा आपकी कसावा भी बोल सकते हैं, इसको कहवा JNK में होता है। और कहवा एक प्रकार की चाय होती है जो बड़ी स्वादिष्ट होती है। जब भी आप कभी भी विजिट करें माता वैष्णो या जम्मू कश्मीर जाएं, आप कहवा पीना आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कहवा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक फसल और भी होती है, ऑब्जर्व करना, कहवा एंड केसर। क्वेश्चन बने कि केसर का उत्पादन भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। आप जानते हो केसर जो है ना ठंडे इलाकों में पाई जाती है। बात ही खत्म हो गई। केसर कहाँ? ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली फसल या पदार्थ। तो आंसर आपका या तो लद्दाख होगा या जम्मू कश्मीर होगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केसर ठंडे ही इलाकों में उगाई जाती है, उसका निर्माण वहीं होता है। चाय की बात हो गई, कॉफी की बात हो गई। असम की राजधानी दिसपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु और JNK की 2 राजधानियां हैं।
एक है ग्रीष्म कैपिटल, एक है विंटर कैपिटल। विंटर कैपिटल इज श्रीनगर और ग्रीष्म कैपिटल इज जम्मू। राजधानी भी पूछ सकता है आपको, भारत के सभी राज्यों की राजधानियां पता होनी चाहिए। ये आपकी अब ये पेय फसलें हो गई। कुछ फसलें होती है अखाद्य फसलें। कुछ फसलें अखाद्य फसलें होती हैं, जिस फसलों में आती है आपकी रबड़। ओके, रबड़ के बाद आपका जितने भी वॉलनट्स हैं, काजू, बादाम या जितने भी आपके वॉलनट्स हैं, जितने भी आपके मेवे हैं, मेवे का उत्पादन भी आप अखाद्य फसलों में ज्वाइन कर सकते हैं। या जितनी आपकी वृक्षारोपण की फसलें हैं, वृक्षारोपण फसलें जिन्हें बोलते हैं, ओके, जिन्हें वृक्षारोपण की फसलें बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर हम देखें कि 3 प्रकार की फसलें, हमने फसलों के टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखी। खाद्य फसलें हैं, पेय फसलें हैं, उसके बाद अखाद्य फसलें हैं। अच्छा, अखाद्य फसलों में आपका 2 चीजें और फसलें आ जाएंगी, 2 फसलें और आएंगी। यहाँ देखना, कॉटन, जूट और रेशम। कॉटन सबसे ज्यादा गुजरात व एमएच महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन का, सूती वस्त्र केंद्र भी यही है और कॉटन भी सबसे ज्यादा यही है। कॉटन हमेशा काली मिट्टी में होता है, याद रखना। जब हम अगली क्लास में मिट्टी पढ़ाएंगे तब देखेंगे कॉटन सबसे ज्यादा काली मिट्टी में उगाया जाता है। जूट वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। रेशम की बात करेंगे तो रेशम के लिए भारत का उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, कई सारे स्टेट है, यूपी भी है आपका, गुजरात भी ले लो आप इसमें, और एमएच भी ले सकते हो। लेकिन कॉटन और जूट के लिए अलग अलग स्टेट फेमस है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, कॉटन में भारत फर्स्ट पोजीशन पे है, जूट सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है। यहाँ पे कुछ ऐसी फसलें होंगी जिन्हें मैंने ऑब्जर्व करा दिया, दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि एमसीक्यू है। ये चैप्टर में मैंने इसी कराने को उद्देश्य किया है कि आपका जो आने वाले एग्जाम में है, चाहे छोटे क्वेश्चंस आए चाहे बड़े क्वेश्चंस आए, आएंगे इसी एरिया से क्वेश्चंस और यही करने हैं। जैसे मैंने चावल की बात की, गेहूं की बात की, मक्का की, आपकी खाद्य फसलें हो गई, और अलग अलग एरिया बता दिए हमने। अब हम बात करते हैं कि कोई भी हम एक फसल लेते हैं, मान लो हमने चावल लिया, क्वेश्चन हमारा कि चावल और गेहूं को विस्तृत रूप में बताओ कि कैसे प्रकार की फसलें हैं। चावल को हम चलते हैं, चावल पे चलते हैं, देखना कि आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चावल बताओ कि किस प्रकार की फसल है। पहले किटी में लिखो खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है। किस ऋतु में होता है तो लिखो वर्षा ऋतु में होता है। तो हमने फसल बता दी, चावल किस प्रकार की फसल है, किस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। अब हम टेम्परेचर बताएंगे। टेम्परेचर चाहिए सिर्फ इसे 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। चावल को सबसे अत्यधिक पानी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, और चावल सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में, कालाहांडी जिला। आप किसी भी फसल को कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। राइस की बात करेंगे तो राइस भारत में पूरे वर्ष में उगाया जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ खरीफ सीजन में उगता है, वर्षा ऋतु में उगता है, नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। चावल की बात करेंगे तो राइस को आप इस तरह से लिख सकते हो। आप ये वीडियो ही देख लेना सिर्फ 2 से 3 बार, आपको पूरा टॉपिक एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। चाहे कृषि के प्रकार हो,
चाहे फसल को उगाने की विधियां हो, चाहे आपका ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि कहवा किस प्रकार की फसल है। ए खाद्य फसल, बी पेय फसल, सी वृक्षारोपण फसल, या डी अखाद्य फसल। तो अब यहाँ चूज करेंगे आप कि चाय या कहवा किस प्रकार की फसल है, तो पेय फसल है। आप यहाँ पे कोई सा भी आपसे पूछा जाएगा, दालें लिया जाएगा कि दालें किस प्रकार की फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं। इसी प्रकार से चावल को अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा गेहूं को कितना पानी लगेगा। गेहूं को पानी लगेगा सिर्फ 50 से 100 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि गेहूं ज्यादा पानी नहीं मांगता है, इसलिए गेहूं विंटर सीजन में होता है। खरीफ चावल ज्यादा पानी मांगता है, इसलिए वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। चावल एक खरीफ फसल है, चावल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। चावल को इतना तापमान लगता है, चावल को इतना पानी लगेगा 150 से 200 सेंटीमीटर। और चावल भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा में मिलता है, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आप कोई सी भी फसल है उसको कैटेगराइज करते हैं। गेहूं चले, गेहूं एक रबी फसल है जो विंटर सीजन में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इसको तापमान इतना लगेगा 100 सेंटीमीटर, इसको पानी लगेगा लगभग, और ये भारत के उत्तर प्रदेश साइड इलाके में होता है। ज्वार और बाजरा और मक्का को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तमाम जितनी फसलें हैं आप उसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना। तो चाहे चावल हो, चाहे आपके, अच्छा उसके बाद पेय फसलों की, अखाद्य फसलों की। तो यहाँ से हमने ना बहुत सारी चीजें सीख ली। इस चैप्टर में हमको 3 ही चीज पढ़नी है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 8 प्रकार की कराई मैंने, ज्यादा नहीं, आप सब समझ लेना कि क्रॉप्स कैसी हैं, किन एरिया में सबसे ज्यादा होती हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ क्रॉप्स करेंगे, रबी, खरीफ और ज़ैद। रबी के मौसम में उगने वाली फसलें, खरीफ के, ज़ैद के। और उसके बाद आगे कराया मैंने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो इस तरह से उसका तरीका हो सकता है, चावल किस सीजन में, किस ऋतु में, कितना पानी, कितना टेम्परेचर, और कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। चावल की बात करेंगे तो इंडिया में उड़ीसा, और विश्व की बात करेंगे तो चीन। चावल सबसे ज्यादा चीन में होता है, याद रखना, विश्व की दृष्टि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड उड़ीसा में सबसे ज्यादा। अब यहाँ से हमने चीजों को देख लिया। कुछ चीजें देखेंगे कि हमने देखा कि कॉटन गुजरात के लिए फेमस है, जूट वेस्ट बंगाल के लिए, रेशम में यूपी है, चावल में उड़ीसा है, गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पेय फसलों में चाय में असम है, कॉफी में कर्नाटका, कहवा में जे से, केसर में भी जे है। और उसके बाद अब देखा जाए तो जूट में वैश्विक दृष्टि से बांग्लादेश है। तो एग्रीकल्चर में हमारी ये सारी चीजें हो गई। आप ध्यान से सुनना, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको जो पढ़ाया है वो दोनों लेवल से पढ़ाया है। एक एमसीक्यू लेवल आपका बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आपने ये वीडियो देख ले सिर्फ 2 या 3 बार, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आने वाले नवंबर के एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू इस क्वेश्चन से आएंगे, जो पढ़ाया है उसी से आएंगे, उसके अलावा कहीं से आने वाले नहीं है। इस चैप्टर की बात करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास का ऑब्जर्वेशन करना, सोइल की बात करेंगे, मट्टी के प्रकार, और ये मट्टी किन किन एरियाज में पाई जाती है। तो मट्टी पे देखेंगे कि कौन सी मट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। मट्टियों से भी एमसीक्यू बने हैं। अगली क्लास में हम मट्टी पे बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1, और कुछ रिसोर्सेज की बात करेंगे। यह आपका चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें ये समझ में नहीं आया हो, या इसके नोट्स आपको चाहिए हैं, तो नीचे लिंक में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और आप कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, मिट्टियाँ करेंगे।